साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग अब कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि देश में संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,509 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,28,114 हो गई। वहीं लगातार दूसरे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 640 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,22,662 हो गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए केरल में 6 सदस्यों की एक टीम को भेजेगा, जहां राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले अब भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी के निदेशक एसके सिंह की अगुवाई में टीम शुक्रवार को केरल पहुंचेगी और उन कुछ जिलों का दौरा करेगी जहां संक्रमण की दर सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि केरल में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा है, जो देश में उपचाराधीन मामलों का 37.1% है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरएसवी क्या है और क्यों इसको लेकर विश्व भर में चिंता जताई जा रही है। दरअसल ब्रिटेन के अस्पतालों में गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चों के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी आरएसवी नाम के संक्रमण में बेमौसम वृद्धि शामिल है और यह वायरस 2 माह के बच्चों में भी देखा जा रहा है। इससे श्वास की नली में सूजन जैसे रोगों के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो फेफड़ों की सूजन यानी ब्रोंकाइटिस के जैसा है। आमतौर पर सर्दी की बीमारी माने जाने वाला आरएसवी 2021 में गर्मी में क्यों बढ़ रहा है? कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाई पाबंदियों ने दूसरे श्वसन संबंधी वायरसों को भी रोक दिया। कई देशों में इन पाबंदियों को हटाने के कारण कई श्वसन रोग फिर से फैल रहे हैं। आरएसवी एक आम श्वसन रोगाणु है और हम में से लगभग सभी 2 साल की उम्र तक इससे संक्रमित होते हैं। ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के हल्के लक्षण जुकाम, नाक बहना और खांसी होते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 1 या 2 हफ्तों में बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 3 में से 1 बच्चे को आरएसवी के कारण ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। इससे श्वास की नली में सूजन आ जाती है और मरीजों का तापमान बढ़ जाता है तथा उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी यह बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी भी बन जाती है। अगर किसी युवा व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है तो यह लक्षण गंभीर हो सकते हैं, जिससे तापमान 38 सेल्सियस के पार जा सकता है, होंठ नीले पड़ सकते हैं तथा सांस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। बच्चों में इस बीमारी के कारण वह कुछ खाने से इनकार कर सकते हैं तथा उन्हें लंबे वक्त तक पेशाब नहीं आती। 1 माह के बच्चों की श्वास नली बहुत छोटी होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कई बार ब्रोंकियोलाइटिस जानलेवा हो जाता है। हर साल तकरीबन 35 लाख बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं और इनमें से करीब 5% बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोविड-19 के कारण हाथ धोने, मास्क पहनने और लोगों के बीच आपसी संपर्क कम होने से 2020-21 की सर्दी में बहुत कम लोगों को फ्लू हुआ। आरएसवी के मामले में भी यह सही है। अध्ययनों के मुताबिक पिछले वर्षों के मुकाबले उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में ब्रोंकियोलाइटिस के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 83% कम रही। अब इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आरएसवी के गंभीर लक्षणों के संबंध में कई कारकों की पहचान की गई है, जिसमें उम्र, 1 माह के शिशु को सबसे अधिक खतरा, लिंग, महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज़्यादा खतरा, पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे धुएं के संपर्क में आना, फेफड़ों की बीमारी होना तथा कुछ जीन संबंधी तत्व शामिल हैं। सभी संक्रमणों की तरह इस बीमारी से निपटने में भी एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज गंभीर बीमारी से बचाती है। हालांकि आरएसवी से रोग प्रतिरोधक शक्ति लंबे समय तक नहीं रहती, इसलिए हमारे में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में फिर से संक्रमित हो जाते हैं। यही वजह है कि कई प्रयासों के बावजूद अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कुछ टीके विकसित किए जा रहे हैं। कई टीकों का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, जिससे यह उम्मीद मिलती है कि हम अपने बच्चों को आरएसवी से पैदा होने वाले ब्रोंकियोलाइटिस से बचा सकते हैं।
आइए अब टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने संबंधी 6 आम सवालों के जवाब को देते हैं। ये सवाल काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं कि कोरोना का टीका लग गया फिर भी क्यों संक्रमित हो गए। तो यदि आपने कोविड-19 टीके की पूरी खुराक ले ली है तो आपको संभवतः लग रहा होगा कि आपको कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों और डेल्टा स्वरूप जैसे अत्यधिक संक्रामक स्वरूपों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच टीकाकरण करा चुके लोगों के संक्रमित पाए जाने या ब्रेक थ्रू संक्रमण की रिपोर्टें मिल रही हैं। न्यूयॉर्क की बेसबॉल टीम न्यूयॉर्क याकीज के सदस्य, ओलंपिक में अमेरिका की जिम्नास्ट कारा एकर और ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद उन लोगों में शामिल हैं जो टीकाकरण के बाद भी संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 के मौजूदा टीके लक्षणों वाले संक्रमण को रोकने में काफ़ी प्रभावी हैं और टीकाकरण के बाद संक्रमण दुर्लभ ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कितना सामान्य और खतरनाक हो सकता है। कोई भी टीका 100% प्रभावी नहीं होता है। डॉक्टर जोनास साल का पोलियो टीका 80 से 90% प्रभावी है। अत्यधिक प्रभावी माने जाने वाला खसरे का टीका भी 94% प्रभावशाली है। इनकी तुलना में फाइजर और मॉडर्ना के mRNA टीके क्लिनिकल परीक्षणों में 94 से 95% तक प्रभावशाली पाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि टीके के 95% प्रभावशाली होने का अर्थ यह नहीं है कि टीका 95% लोगों का बचाव करता है जबकि अन्य 5% लोग संक्रमित हो सकते हैं। टीके का प्रभावी होने का मतलब अपेक्षाकृत जोखिम का पता लगाना है। आपको संक्रमण के संपर्क में आए टीकाकरण करा चुके लोगों के समूह की तुलना बिना टीकाकरण वाले लोगों के समूह से करने की आवश्यकता है। इसके लिए 3 महीने की अध्ययन अवधि पर विचार करें। इस अवधि में टीका नहीं लगवाने वाले 10,000 में से 100 लोग संक्रमित हुए। आपको लगा होगा कि इसी अवधि में टीकाकरण कराने वाले 5 लोग संक्रमित हुए होंगे। यह टीका नहीं लगाने वाले संक्रमित हुए 100 लोगों का 5% है, ना कि 10,000 लोगों के समूह का 5%। ब्रेक थ्रू संक्रमण क्या है? जब लोग टीकाकरण के बाद संक्रमित हो जाते हैं तो वैज्ञानिक इन मामलों को ब्रेक थ्रू संक्रमण कहते हैं, क्योंकि वायरस उस सुरक्षात्मक अवरोधक को तोड़ देता है जो टीका प्रदान करता है। पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके लोगों में कोविड-19 संक्रमण कितना सामान्य है? अगर इसकी बात करें तो ब्रेक थ्रू संक्रमण डेल्टा स्वरूप के बढ़ते संक्रमण के कारण संभवतः बढ़ रहा है। लेकिन टीकाकरण करा चुके लोगों में संक्रमण अब भी दुर्लभ है और संक्रमित होने पर भी ऐसे व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण नहीं होते या मामूली होते हैं। टीकाकरण के बाद भी संक्रमित हो जाना कितना खतरनाक है? अगर इस प्रश्न का जवाब दें तो कहा जा सकता है टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने पर यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को बीमार महसूस हो। टीकाकरण के बाद संक्रमित होने वाले 27% लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। टीकाकरण के बाद संक्रमित हुए केवल 10% लोगों के अस्पताल में भर्ती होने का पता चला है, जिनमें से 2% की मौत हुई है। जबकि 2020 में टीका विकसित नहीं होने से पहले संक्रमण से 6% लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई थी। टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने की संभावना अधिक कब होती है? अगर इसकी बात करें तो बंद कार्यालयों, पार्टी स्थलों, रेस्तरां या स्टेडियम जैसे स्थानों पर संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा अधिक है। टीकाकरण के बाद उन स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने का खतरा अधिक है जो संक्रमित व्यक्तियों के लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे बुजुर्गों के टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। जो लोग पहले से ही किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके भी टीकाकरण के बाद संक्रमित होने की अधिक आशंका रहती है। ऐसा कई सारे अध्ययनों में सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डेल्टा जैसे स्वरूपों से क्या बदलाव आता है तो इसका जवाब है अनुसंधानकर्ताओं ने SARS-CoV-2 वायरस के पहले के सभी स्वरूप से लड़ने के लिए टीके विकसित किए हैं। इसके बाद से कई नए स्वरूप सामने आए हैं। हालांकि मौजूदा टीके लगवा चुके लोगों को इन स्वरूपों से संक्रमित होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। लेकिन ये टीके पहले के स्वरूपों की तुलना में इन स्वरूपों पर कम प्रभावी हैं। जन स्वास्थ्य इंग्लैंड ने बताया है कि mRNA टीके की 2 खुराक पहले के अल्फा स्वरूप पर 89% प्रभावी है, लेकिन यह डेल्टा स्वरूप पर केवल 69% प्रभावी है। इसके अलावा एक खुराक डेल्टा स्वरूप के खिलाफ केवल 35% प्रभावी है। टीकाकरण के कारण संक्रमण की रोकथाम में कितनी मदद मिली? अगर इसकी बात करें तो जुलाई 2021 के अंत में अमेरिका में 49.1% यानी करीब 16 करोड़ 30 लाख लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। देश में 65 साल से अधिक आयु के करीब 90% लोगों को कम से कम एक खुराक लग चुकी है।
वैज्ञानिकों के मॉडल बताते हैं कि टीकाकरण ने अमेरिका में लगभग 2,69,000 लोगों की जान बचाई है और जून 2021 के अंत तक 12 लाख लोग अस्पताल में भर्ती होने से बचे हैं। इसी तरह इंग्लैंड में टीकाकरण के कारण लगभग 30,300 लोगों की जान बची, 46,300 लोग अस्पताल में भर्ती होने से बचे और 81,50,000 लोग संक्रमित होने से बचे। हम आपको बता दें कि यह रिसर्च जो हमने आपको बताई है, ये द कन्वर्सेशन की ओर से समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए की गई है।